बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी से मिलता हूं और सुबह 7 बजे 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, रेलिवेंट हैं और आगे चल के एग्ज़ाम में संभावित प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आप इस सेशन को शेयर भी करें। 4 सवालों के माध्यम से बेस्ट देना ये मेरी जिम्मेदारी है और इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, वीओ की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं या किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, रेलिवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। उससे पहले एक सूचना आप और ले लीजिए, हालांकि इसे मैं रोज़ बताता हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मेरी 2 क्लासेस चलती हैं। एक चलता है आपका 20 मिनट शो जो आप अभी देख रहे हैं और एक चलता है मंडे टू सैटरडे 8 बजे आपका लक्ष्मीकांत सीरीज। 40-50 मिनट की लगभग क्लास ये होती है लक्ष्मीकांत सीरीज और आपका ये 20 मिनट का ये 20 मिनट शो है। दोनों मिलाकर अगर आप देखें तो 60-70 मिनट आपको देने हैं लगातार। अगर आप 60-70 मिनट दे रहे हैं या भविष्य में देते हैं रोज इसे देखने के लिए, तो मेरा दावा है कि आपकी पॉलिटी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। चलिए पहले सवाल पर आइए। पहला सवाल आपका लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखो, मिलान वाले सवालों से बहुत प्रेम है एग्ज़ाम को, ठीक है, खासकर आयोग को बहुत ज़्यादा प्यार है। अक्सर हर विषय से आप देखिए कि 2-3 सवाल मिलान वाले ज़रूर पूछे जाते हैं। मिलान वाले सवालों में एक ट्रिक ये होती है कि आप जितने भी घटना चक्र के मिलान वाले सवाल हैं सबकी फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ बना लीजिए, फिर उसको एक प्रिंट निकाल लीजिए और एग्ज़ाम से पहले आप उसे टिक करके चले जाइए। ठीक है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप पार्ट्स की बात करें, संविधान के भाग की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस समय कुल 22 भाग थे और आज संशोधन के बाद हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं तो 22 पार्ट हैं। मेरे भाई, 22 पार्ट उस समय थे, आज 25 भाग हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 23वां जोड़ा गया। 22 भाग कल भी थे और आज भी प्रविष्टियां 22 ही हैं। ठीक है? 23, 24 ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 4 का ए बाद में जोड़ा गया, 9 का ए बाद में जोड़ा गया, 9 का बी बाद में जोड़ा गया, 14 का ए बाद में जोड़ा गया। तो आप सोच रहे होंगे 26 हो गया तब तो, लेकिन 7 रिपील हो गया है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 7वां भाग रिपील हो गया, समाप्त है। तो ऐसे में देखेंगे कि कुल 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी राइट नाउ। संशोधन मिलाकर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये 25 भाग होता है। संशोधनों को मिलाकर जब पढ़ते हैं तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज ये पहले नहीं था, बल्कि इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया है। आर्टिकल 51A, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। उस समय 10 जोड़े गए थे, अभी 11 कर्तव्य हैं। संविधान का भाग 6 आप ये देखेंगे कि 52 से लेकर 151 तक इसमें राज्य के संबंधित प्रोविजन, माफ कीजिएगा भाई, भाग 6 संविधान का 152 से लेकर 237 तक इसमें राज्य संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जैसे राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट संबंधी प्रावधान 152 से लेकर 237 तक है। तो ये भी आपका सही मिलान है। अगला आपका कह रहा है भाग 11 नगर पालिकाएं। तो देखिए भैया, नगर पालिका की यदि आप बात करें तो संविधान का भाग 9 पंचायत की बात करता है, भाग 9 का नगर पालिका की बात करता है। पंचायत के प्रोविजन 243 से 243 ओ तक हैं और नगर पालिका के प्रोविजन 243 पी से लेके 243 जेड जी तक हैं। ठीक है? तो ये भाग 11 दिया गया है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की गई है भाग 11 में। क्लियर बात? तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है और सी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पूछा गया सवाल है, इस पिछली बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी आपका पिछली बार पीसीएस के एग्जाम में आया था कि संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है संविधान संशोधन के लिए, ऐसा ये कह रहा है। तो देखो समझने का जरा प्रयास करिएगा। यहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक बात समझिए, यदि आप संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें, ज्वाइंट सिटिंग, संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो आर्टिकल है दैट इज योर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अनुच्छेद 108। आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तब बुलाया जाता है जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो। गतिरोध का मतलब होता है कि लोकसभा राज्यसभा में जब आपसी सहमति न बने, तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 कहता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। गतिरोध की स्थिति में यानी लोकसभा हाँ करे, राज्यसभा रिजेक्ट कर दे, लोकसभा हाँ करे, राज्यसभा 6 महीने तक के लिए पेंडिंग छोड़ दे, हाँ मतलब पारित करे, लोकसभा पारित करे, राज्यसभा इसमें अमेंड करे और इस अमेंडमेंट को लोकसभा रिजेक्ट कर दे। अब इसी को पलट के देख लो, राज्यसभा पारित करे, लोकसभा ना कर दे, राज्यसभा पारित करे, लोकसभा 6 महीने पेंडिंग छोड़ दे, राज्यसभा पास करे, लोकसभा अमेंड करे, फिर इस अमेंडमेंट को जब पहले सदन के पास लाया जाए तो वो रिजेक्ट कर दे। तो ये तीन स्थितियों को डेडलॉक कहते हैं। और डेडलॉक की सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाई जा सकती है। ज्वाइंट सिटिंग को समन करना यानी आहूत करना ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, यानी राष्ट्रपति समन करता है, लेकिन चेयर लोकसभा का स्पीकर करता है। समन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यदि आप अध्यक्षता की बात करेंगे मेरे भाई, समन राष्ट्रपति करेगा लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, लोकसभा का स्पीकर इसके लिए अध्यक्षता करता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसके लिए प्रिसाइड करता है यानी अध्यक्षता करता है। अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, वो भी नहीं रहेगा तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, वो भी नहीं है तो जो सीनियर है वो करेगा। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कौन से विधेयक के लिए बुलाई जाती है? तो ऐसे विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल हैं यानी साधारण विधेयक हैं या साधारण विधेयक की तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसे विधेयक जो साधारण विधेयक हैं या साधारण विधेयक की तरह कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ऑर्डिनरी बिल या ऑर्डिनरी बिल की तरह वर्क करने वाले, साधारण विधेयक या साधारण विधेयक की तरह कार्य करने वाले विधेयकों के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसे विधेयक जो साधारण विधेयक हैं या साधारण विधेयक की तरह कार्य कर रहे विधेयकों के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। ध्यान रखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाएगा। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 और ऑर्डिनरी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो यहाँ जो आपका पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 109, तो 109 भाई संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं है, ये धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया है। मनी बिल पास होने की प्रक्रिया, यानी ये धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया है। क्या? आर्टिकल 109 यानी अनुच्छेद 109। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना तो दो, ये आपका राइट आंसर होगा। फजल अली कमीशन के सदस्य कौन से थे? कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे, यानी फजल अली कमीशन का सदस्य कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फजल अली आयोग का नाम आपने सुना होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को ही फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। केटी शाह, के एम पडिक्कर, पी सीतारमैया, एच एन कुंजरू। ठीक है, तो देखिए, भाषाई विभाजन की जांच के लिए, टू इन्वेस्टिगेट द लिंग्विस्टिक डिवीजन, भाषाई विभाजन की जांच के लिए, टू इन्वेस्टिगेट द लिंग्विस्टिक डिवीजन यानी भाषाई विभाजन की जांच के लिए आप देखेंगे कि टू इन्वेस्टिगेट द लिंग्विस्टिक डिवीजन मीन्स भाषाई विभाजन। भाषाई विभाजन यानी लिंग्विस्टिक डिवीजन की जांच के लिए हमारे भारत देश में कुछ आयोग बने, जिसमें एक आयोग था धर आयोग, 1948 में बना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक डिवीजन को। जेवीपी कमीशन बना, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसे आप फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं।
इसीलिए बना कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांटें या ना बांटें। और फजल अली आयोग ने भाषाई विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर कल्चरल बेसिस पर राज्य का निर्माण संभव है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट बनाना संभव नहीं है। एक भाषा एक राज्य बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हों। तो फजल अली आयोग ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया, यानी भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया। नहीं, भाषाई विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। और फजल अली कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि देश की एकता, संप्रभुता, सुरक्षा, प्रशासन, वित्तीय कुशलता, इसको ध्यान में रख के भाषाई विभाजन किया जाना चाहिए। और बाद में इसी फजल अली कमीशन की सिफारिश पर पुराना जो राज्यों का ग्रुप था वो समाप्त हुआ, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में, 1956 में। और आज ये 14 से कितने हैं, 28 है, और यूनियन टेरिटरी आपकी 8 है। तो कौन कौन था भाई? तो फजल अली कमीशन में 3 लोग थे। एक फजल अली, एक थे आपके के एम पडिक्कर, एक थे आपके एच एन कुंजरू। फजल अली इसके चेयरमैन थे, इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ रहा है कौन सदस्य थे, तो 2 और 4 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सदस्य नहीं थे, ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और समितियां दी गई हैं भाई, और समितियां को मिलान करके आपको बताना है, सही मिलान आपको करना है समितियों का। ठीक है, कमेटी यानी समितियां दी गई। तो देखो, यदि आप, मैं अगर समितियों से संबंधित 2-3 बातें आपसे करूं, तो सबसे पहली बात, क्या संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। समितियों ने संविधान सभा के बोझ को हल्का किया, और सभा को विशेषज्ञता प्रदान की, यानी सभा को एक्सपर्टाइज प्रदान की समितियों ने। सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति थी, क्योंकि प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर चर्चा हुई, जिस पर संशोधन आए, जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई। प्रारूप समिति जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समितियों के अलावा भी कुछ छोटी बड़ी समितियां जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो पूछी जाती हैं आपके यहाँ, जिसमें यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ संविधान समिति, कमेटी फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए समझौता समिति, इनके चेयरमैन पंडित नेहरू थे। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, एडवाइजरी कमेटीज फॉर माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकारी समिति, और मौलिक अधिकार के लिए सलाहकारी समिति। इसके चेयरमैन सरदार पटेल थे, पूछी जाती है। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, कमेटी फॉर प्रोसीजर ऑफ रूल्स, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया नियम समिति, इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। फ्लैग कमेटी, झंडा समिति, इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद से, पूछा जाता है ये आपसे। कार्य संचालन समिति, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। देखना, ध्यान रखना, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। सुप्रीम कोर्ट समिति एस वर्धाचार्य, सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया, मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। ये 2 उप समितियां आपके यहाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संघीय संविधान समिति के चेयरमैन यहाँ क्या लिखा हुआ है? राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है। गलत हो जाएगा भाई, राजेंद्र प्रसाद थे क्या? नहीं थे। कौन था? संघीय संविधान समिति के चेयरमैन जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। तो ये है आपका समितियों का मिलान। क्लियर है बात?
आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इन 4 सवालों के साथ 40 बातें बताने का मैंने आपको प्रयास किया। आई होप अपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मेरे भाइयों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आजकल ज़माना इसका भी है, तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप हमारे एक प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है, जो कि है आपका आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री दिया जाता है। प्री मेंस के लिए 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाते हैं। मेंटरशिप दी जाती है, 4 साल की वैलिडिटी दी जाती है। साथ ही साथ एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक एनसीईआरटी, एक एमसीक्यू के 5 कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको फ्री दिए जाते हैं। किताबें आपके घर जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9289996923 पर कॉल करिए। अगर आप इस पे कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी फ्री में दी जाएगी, पूरी की पूरी काउंसलिंग भी मिलेगी। हाँ, कोर्स में जब आप इनरोल करिएगा तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, VL लाइव। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी कोर्सेज में मिल जाता है। खुद से यदि आप जानना चाहते हैं तो आप जाइए studyiq.com पर। इस तरह से आप studyiq.com पर जाइए और यहाँ जाके आप www.studyiq.com पे क्लिक करिए। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पर जाइए, स्टेट पीसीएस पर जाइए, उत्तर प्रदेश पर जाइए, और उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो यहाँ आरंभ पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। बाई नाउ पे जाके मोबाइल नंबर और OTP डाल के आप बैचेज में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, चयनित होइए, समाज के विकास का माध्यम बनिए। नमस्कार।